नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पत। नरेंद्र मोदी ने हिंदी अखबार दैनिक जागरण को इंटरव्यू में कहा है कि देश को तीसरे मोर्चे का प्रयोग महंगा पड़ेगा। वहीं कानपुर में आज केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी पार्टी को 100 सीटें मिलेंगी और उनके बिना केंद्र में सरकार नहीं बनेगी। इस बीच दैनिक भास्कर से इंटरव्यू में आमिर खान ने कहा है कि किसी एक पार्टी को सत्ता सौंपना ठीक नहीं है। देश की दो बड़ी हस्तियां, राजनीतिक हस्ती नरेंद्र मोदी, गैर राजनीतिक हस्ती आमिर खान। मोदी ने कहा तीसरा मोर्चा ठीक नहीं। आमिर को लगता है किसी एक की सत्ता ठीक नहीं। तो क्या सत्ता का विकल्प देगा तीसरा मोर्चा? हिंदी अखबार दैनिक जागरण में मोदी ने पहला इंटरव्यू दिया। तीसरे मोर्चे पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरे मोर्चे की वकालत करने वाले अधिकांश दल कांग्रेस विरोध की राजनीति पर उभरे, लेकिन अवसरवाद ने उन्हें कांग्रेस से हाथ मिलाने को मजबूर कर दिया। आज जब कांग्रेस के खिलाफ देश में आक्रोश है, तो तीसरे मोर्चे की मदद करने वाले लोग परोक्ष रूप से कांग्रेस को ही मदद कर रहे हैं। देश ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है कि प्रयोग महंगा पड़ेगा। मोदी अपनी रैलियों में भी प्रमुखता से तीसरे मोर्चे पर हमला बोलते रहे हैं और 11 पार्टियों का थर्ड फ्रंट भी मोदी का मुकाबला करने के लिए ही खड़ा हुआ है। लखनऊ में भी मोदी कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी पर बरसे, जो थर्ड फ्रंट में मुख्य भूमिका में है। एक साल में आपने उत्तर प्रदेश में 150 दंगे करवाए हैं। गुजरात में 10 साल में एक दंगा नहीं हुआ है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है। आप हमसे तुलना कर रहे हो? नेताजी, आपकी राजनीति भले चलती हो, लेकिन मेहरबानी करके राम मनोहर लोहिया जी का नाम लेना बंद कीजिए। यूपी का दौरा कर रहे अरविंद केजरीवाल ने भी दावा किया है कि उन्हें 100 सीटें मिलेंगी और उनके बगैर सरकार नहीं बन सकती। आम आदमी पार्टी की कम से कम 100 सीट आ रही है जी। कम से कम केंद्र में सरकार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बन सकती है। जिस तरह केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी पर हमले करते हैं, उससे तो लगता नहीं है कि वो कभी इन दोनों पार्टियों का समर्थन करेंगे। तो क्या केजरीवाल भी तीसरे मोर्चे की ही बात कर रहे हैं? वहीं आमिर खान ने सत्यमेव जयते से ठीक पहले इंटरव्यू दिया है और खुलकर राजनीति पर बात की। आमिर खान ने कहा, अभी मौजूदा राजनीतिक दलों को देखें जो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय हैं, तो मैं उनमें मौजूदा गठबंधन को ही तरजीह दूंगा। या तो मुझे एक राजनीतिक पार्टी दिखे जिसे देखकर ये लगे कि वाह क्या पार्टी है, ये बहुमत में आ जाए तो अच्छा काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए अभी एक पार्टी की सत्ता ठीक नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले। हालांकि अपने इंटरव्यू में आमिर खान ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि वो बहुत लोकप्रिय नेता है। बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई में आम आदमी पार्टी के बाद तीसरा मोर्चा भी शामिल है। सवाल यह है कि क्या मोदी को तीसरे मोर्चे से डर लगता है? उन्होंने कहा मुलायम सिंह मुकाबला करना है तो 26 इंच का सीना चौड़ा। आपने गुजरात में कतलेआम किया था, तब मैं गुजरात में गया था। आपने मुझे धमकी दी थी कि आपकी जान चली जाए तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन मैंने नहीं माना, मैं चला गया। तो मेरा सीना कितना मजबूत है, तो मोदी साहब आपने जान लिया गुजरात में। सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी तीसरे मोर्चे से डर गए हैं? क्या इसी वजह से इस तरह की बातें की जा रही हैं? और इसी मुद्दे पर करेंगे हम आज की बड़ी बहस कि क्या तीसरे मोर्चे से डर गए हैं नरेंद्र मोदी? क्या चिंतित हैं इससे? 100 सीटों का दावा करने वाले केजरीवाल क्या करेंगे? वो कह रहे हैं उनके बगैर केंद्र में नहीं बनेगी सरकार। बीजेपी और कांग्रेस पर वो लगातार हमला बोलते रहे हैं, तो 100 सीटें अगर उनको मिलती हैं तो किस पार्टी का रुख करेंगे? सवाल ये भी है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी मौजूद है। सुधांशु जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी और ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी तीसरे मोर्चे से डर गए हैं? क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि तीसरे मोर्चे का कुछ खास होने वाला नहीं है, तो उन्हें इस तरह की तीसरे मोर्चे को लेकर चेतावनी देने की जरूरत क्या है? नेहा जी, अगर आप उस साक्षात्कार को पूरा पढ़ें तो उसमें देश के बारे में, राजनीति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। एक खास प्रश्न उनसे जब पूछा गया तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रयोग देश के लिए अच्छा नहीं है। अब
उस चीज को ये लेके हम सोचे कि नरेंद्र मोदी तीसरे मोर्चे से डर गए, मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है। आज तीसरे मोर्चे के अगर अस्तित्व का ही प्रश्न आप उठा के देख लें तो चालू करते हैं। इन्होंने कहा हमारे पास 11 दल है, ठीक है। अरे मैंने इनसे पूछा 11 दल के नाम तो बता दीजिए, तो इनके पास नाम ही नहीं है, क्योंकि ना तो एजीपी इनके साथ है, ना ही इनके साथ बीजेडी है, तो इनके पास 11 दल का तीसरा मोर्चा है कौन सा? अच्छा, जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है वो अलग है, वो भी एक और अलग मोर्चा है। तो ये तो ख्याली पुलाव, ये बीरबल की खीर बन रही है। ख्याली पुलाव, बीरबल की खिचड़ी, ये तमाम चीजें आप तीसरे मोर्चे को, ये तमाम एडजेक्टिव्स आप दे रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हाजी अयूब अंसारी साहब मौजूद हैं और तीसरे मोर्चे में समाजवादी पार्टी की और मुलायम सिंह यादव की कितनी अहम भूमिका है वो हम सब जानते हैं। हाजी अयूब अंसारी साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? सुधांशु मित्तल कह रहे हैं कौन सी 11 पार्टियां किस आइडियोलॉजी पर साथ आई हैं और कई पार्टियां तो साथ भी नहीं है। पहली बात तो सुधांशु जी को जानकारी होनी चाहिए, जब राम जन्मभूमि वाला मामला था और आडवाणी जी रथ लेके चले थे, इतना उफान था पार्टी का, बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, जब इनसे सरकार बनानी भारी पड़ गई थी। अब ये इतने पॉपुलर लीडर तो है नहीं, मोदी जी बड़बोले हैं, बातें करनी जानते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माननीय आदरणीय नेताजी को चैलेंज कर रहे हैं, नेताजी के बराबर के तो पैर की धूल भी नहीं है। और राजनीति कुछ जबान जोरी से तो होती नहीं, जन आधार होगा, जब 65 सीट जीत के आएंगे, समाजवादी पार्टी के एमपीज होंगे, जब पता चल जाएगा कि किस मोर्चे की सरकार बनेगी। तो मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री होंगे फिर तीसरे मोर्चे में? प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको नहीं लगता कि बड़े सारे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं ये 11 पार्टियों का, जो ये सभी प्रधानमंत्री के दावेदार है ना, यहाँ खाली नेताजी थोड़े ही हैं। यूं तो अभी केजरीवाल 100 सीटें बता रहे हैं, ये मुंह और मसूर की दाल, घोड़े को नाल लग रही थी, मेंढकी ने टांग उठा दिया, मेरे भी नाल लगाओ, है? ये कोई बात हुई क्या? कि कोई भी कहता है मेरी 100 आ रही, मेरी 200 सीट आ रही। ये अंसारी साहब, आप तो एक रास्ता बंद कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोलते रहते हैं। अगर तीसरे मोर्चे को उन्होंने देने की सोची, मान लीजिए 100 सीटें आ गई तो मुसीबत हो जाएगी फिर। नहीं, 100 सीटें आएंगी जब तो। अच्छा, लेकिन आपको भी, मुलायम सिंह जी को भी अगर प्रधानमंत्री बनना है इस कथित तीसरे मोर्चे का, तो कांग्रेस का तो बाहर से समर्थन लेना पड़ेगा ना। तो कांग्रेस वालों से पूछ लेते हैं फिर। देखिए, जो अखिलेश जी, जो गैर सांप्रदायिक शक्तियां हैं उन सबको एकजुट उनका स्वागत है। आप हमेशा से कहते हैं ना, कांग्रेस तो आप उसी में शामिल करते हैं, गैर सांप्रदायिक शक्ति आप लोग मानते आए। अखिलेश जी, यहाँ पे सवाल ये कि तीसरे मोर्चे के अस्तित्व को आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी ने तो अपनी स्थिति साफ कर दी, उन्होंने कहा ये प्रयोग देश को महंगा पड़ेगा। आपको क्या लगता है अभी के वातावरण में, क्या तीसरा मोर्चा वाकई सत्ता में आ सकता है? वो आएंगे तो उनको समर्थन देंगे आप? देखिए, यूपीए अलायंस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, उसकी सरकार बनेगी, इसमें कोई दुविधा नहीं है। इसी तरह से 2004, 2009 में भी से भी ज्यादा उन्माद स्वरूप माहौल बनाया जा रहा था, बनाते रहे। ये हवा में है, जमीन पे नहीं है, ये जो माहौल मोदी जी बना रखे। नहीं अखिलेश जी, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाते हैं। चर्चा कर रहे हैं, इंटरव्यू की चर्चा कर रहे हैं, अंदर से आप अपनी बात पूरी कीजिए। हम रियलिस्टिक का उदाहरण मैंने दिया, आप रियलिस्टिक का उदाहरण दे तो मैं जानूं। मैंने तो रियलिस्टिक का उदाहरण दिया 2004 और 2009 के जनादेशों के आधार पे मैंने ये बात कही है। कई लोग, कई साथी एनडीए में जुड़ते हमें दिख रहे हैं। तीसरे मोर्चे की भी तरफ 11 पार्टियों की एक कवायद होती हुई दिखाई दे रही है। सर, आप लोगों की तरफ कोई आता नहीं दिखाई दे रहा, तो इसीलिए ये सवाल मैंने पूछा था कि कैसे जो स्पष्ट बहुमत और इन सब की बात आप कर रहे हैं, तो वो कहीं आप लोगों का तो विचार जो है वो तो कहीं भटका हुआ नहीं है? नहीं, भटके हुए आप लग रहे हैं, क्योंकि आप कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो लोग इन पे ज्वाइन किए हैं वो लोग क्या हैं, उन लोगों के पास क्या संख्या बल है, या क्या वो प्रदेश के क्या नंबर 1 नंबर 2 पार्टी हैं? लेकिन जो लोग इनके साथ से गए हैं वो प्रदेशों में हुकूमत कर रहे थे, जैसे बिहार के लोग गए हैं। तो ऐसे लोगों को जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा हो, तिनके की तलाश करता हो, वही हाल आज बीजेपी की है। लेकिन बचता फिर भी नहीं है, और ये बात बीजेपी के नेता जानते हैं। भले 272 प्लस कहा करें, लेकिन अच्छी तरह जानते हैं जिस प्रकार से
भयाक्रांत होकर के इंटरव्यू इन्होंने दिया है जागरण को, उससे आभास है इनको कि इनकी सरकार नहीं बनने वाली है। अगर इतना कॉन्फिडेंस होता तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके क्यों नहीं पूरे देश में सवाल मैं आगे ले जाती हूँ। शिवसेना से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं और शिवसेना एक अहम सहयोगी है बीजेपी का। मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ आपकी बात का। अखिलेश जी, प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश जी का यहाँ पर ये कहना कि ये क्या घबराहट और चिंता नहीं दिखाता है कि वो एक खुला मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि तीसरे मोर्चे को अगर आप वोट देंगे तो वो प्रयोग अपने आप में विफल होगा। उन्हें कहने की क्या जरूरत है? अगर उनकी आंधी आगे चल के सुनामी बनेगी जैसा वो खुद कह रहे हैं तो फिर इन सब बातों में पड़ी क्यों रहे? नहीं, पहली बात तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि उनकी घबराहट और तिनके का सहारा है और सत्तारूढ़ दल के लोग जदयू वाले भाजपा छोड़ के भाग गए तो तृणमूल कांग्रेस को क्या है, सत्तारूढ़ दल नहीं मानते? इनको क्या लगता है कि वाईएस राजशेखर रेड्डी जो भाग गए इनके पास से वो सत्तारूढ़ नहीं थे, या किरण कुमार रेड्डी जो मुख्यमंत्री इनके आज तक बैठे थे इनका पार्टी छोड़ के भाग गए, नई पार्टी बना रहे हैं और द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम इनको लतियाते हुए भाग जा रहा है। तो ऐसी स्थिति पहले अपना देख लेंगे, उसके बाद राजग पर बात करने आती। दूसरी बात, जब भी तीसरे मोर्चे का उत्थान होता है कांग्रेस का पतन सुनिश्चित हो जाता है। और मुझे लगता है कि तीसरा मोर्चा इस बार जो गठित हुआ है और अगर तीसरा मोर्चा इसी तरह रहा तो कांग्रेस को कब्र में भेजने का इंतजाम तीसरा मोर्चा करेगा। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव किसका वोट लेंगे? भारतीय जनता पार्टी का लेंगे कि सेकुलर वोट लेंगे? तीसरे मोर्चे में जदयू जो है वो भाजपा का वोट खींचेगी कि सेकुलर वोट लेने वाली है, यही बता दें। इसी तरह से बीजू जनता दल अगर इनके साथ आ गया तो किसका वोट लेगा? असम गण परिषद जो है वो किसका वोट लेगा? अभी तक आए नहीं है दोनों, वैसे असम गण परिषद और बीजू जनता दल। अगर हम इनके 11 सदस्य मान भी लें तो वो 11 सदस्य जो है वो सेकुलर वोटों में सेंध लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? और नरेंद्र मोदी जब सेकुलर वोटों के यानी तीसरे मोर्चे को टारगेट करें तो बहुत तीसरे मोर्चे के गठन की बात कि तीसरा मोर्चा जितना बढ़ेगा या मोदी के निशाने पर आएगा, मुस्लिम जितना उस पर विश्वास करेगा उसका नुकसान जो है अंततः कांग्रेस को भोगना पड़ेगा। यही जमीनी हकीकत है। नुकसान होगा, लेकिन क्या उसकी चिंता नरेंद्र मोदी में भी है? क्योंकि ये तो आप मान रहे हैं कि 11 पार्टी साथ आ रही हैं और तीसरे मोर्चे का गठन होना। राजीव जी, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कहा कि देश को तीसरे मोर्चे का प्रयोग महंगा पड़ेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो डर है वो अस्वाभाविक नहीं है। जिस मोर्चे को वो तीसरा मोर्चा कहते हैं या समाचार माध्यमों में इस मोर्चे को तीसरा मोर्चा कहा जा रहा है, ये दरअसल देश का पहला मोर्चा है और इस मोर्चा में सर्वाधिक जो घटक संगठन है इन तीनों मोर्चों में, उसमें सबसे ज्यादा राजनीतिक दल हमारे इस पहले मोर्चे में शामिल हैं। और मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य, तमिलनाडु, और जिस तरीके से आप देखेंगे वामपंथी दलों का एक राष्ट्रव्यापी आधार है, और त्रिपुरा में उनकी सरकार है, कई राज्यों में प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल हैं, ये एक बड़ा व्यापक जनाधार का ये एक राष्ट्रीय मोर्चा है। और साथ ही साथ पूर्व के अनुभवों से कई सबक भी इस मोर्चा के नेताओं ने सीखे हैं और अलग अलग राज्यों में काफी सक्षम नेतृत्व और मजबूत सरकारें दी हैं इस मोर्चा के नेताओं ने, जिससे इन आशंकाओं पर भी राजनीति करने की गुंजाइश नहीं है कि हम अस्थायित्व तो नहीं दे सकते। हम अस्थायित्व के साथ आएंगे, जनता से जो हमने वायदे किए उसको पूरा भी करेंगे। आप मानते तीसरा मोर्चा, लेकिन उस दौर में आपके पास हरकिशन सिंह, सुरजीत और देवीलाल जैसे बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे जिनकी बात जितने छोटे दल थे सारे दल माना करते थे। इस समय आप ये नहीं मानेंगे कि आपको फिर बहुत बड़ी कमी खलेगी सुरजीत और देवीलाल जैसे नेताओं की? निश्चित तौर पर जिन बड़े नेताओं का आपने जिक्र किया है, सच है कि पिछले जो भी प्रयोग हुए हैं इन बड़े कद के नेताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, उनकी कमी खलेगी। लेकिन पूर्व के अनुभवों से इस गठबंधन ने बहुत कुछ सीखा है और हमारे गठबंधन में शामिल तमाम नेताओं ने कई आप कुल मिलाकर के तीसरे मोर्चे को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देख रहे हैं देश के सामने। नरेंद्र मोदी की बात में आप दम नहीं देखते। आतिशी जी हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। आतिशी, यहाँ पर सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 100 सीटें उनको मिलेंगी लोकसभा चुनावों में। अब दिल्ली में तो आप लोगों ने कांग्रेस का साथ लिया, केंद्र में किसका साथ देंगे? देखिए, वो तो जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे कि सरकार कैसे बनती है। लेकिन क्योंकि आप तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, देखने वाली बात यह है कि आज ऐसा नहीं है कि तीसरे मोर्चे के लिए स्थान है। हमारा ऐसा मानना है कि एक तरह से आतिशी जी, ये हैरानी की बात है, आप लोग तो हमेशा सिद्धांतों की बात करते हो, तो नतीजों से आपको क्या लेना देना? आप लोगों के सिद्धांत नतीजे आने नहीं आने से थोड़ी ना बदलेंगे या बदल जाएंगे?
देखिए, अभी चुनाव 2 महीने दूर हैं। 2 महीने में ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी कितनी सीटें आती हैं। स्थिति तब एक तरह से तभी बताएगी कि सरकार कैसे बनेगी। परंतु जो आप तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, उसमें देखना ये जरूरी है कि आज देश में तीसरे मोर्चे की आवश्यकता नहीं है, एक तीसरी प्रकार की राजनीति की आवश्यकता है। क्योंकि देश भर जो हम गुस्सा देख रहे हैं, उसमें एक नए प्रकार की राजनीति की एक स्थान बन रही है। अब क्या वो राजनीति तीसरा मोर्चा कर पाएगी? क्या उसके लिए एक नए प्रकार की विकल्प की आवश्यकता है? वो देखने वाली बात है। क्योंकि जो सारी तीसरे मोर्चे की पार्टियां हैं, देखा जाए तो सभी पार्टियों में हम उसी प्रकार की राजनीति, उसी प्रकार का भ्रष्टाचार देख रहे हैं। नहीं, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 100 सीटें आएंगी और हमारे बिना केंद्र में किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। एक तरफ तो आप सभी राजनीतिक पार्टियों को नकारते हैं कि सभी भ्रष्ट हैं, और दूसरी तरफ आपका ये स्टेटमेंट, ये कहना कि हमारे बिना किसी की नहीं बन पाएगी, यानी कहीं ना कहीं किसी पार्टी के साथ वो जाएंगे या समर्थन होगा या लिया जाएगा या दिया जाएगा तब बन पाएगी। इसलिए ये स्थिति देखिए, जहां पे समर्थन लेने या देने की बात है, समर्थन लेना या देना हमारा या हमारे प्रति सिर्फ इसी आधार पे नहीं है कि हम 3 पार्टियां हैं, हम एक साथ साथ आके मिलना चाहते हैं। ये हमेशा मुद्दा आधारित ही होगा। दिल्ली की स्थिति में भी ये स्पष्ट कहा था, कांग्रेस ने हमें आके समर्थन दिया, परंतु हम उनके पास 18 पॉइंट लेके गए थे कि अगर आप इन 18 पॉइंट कह रहे हैं कि अभी आगे भी किसी को समर्थन देंगे तो वो अपनी शर्तों के आधार पर ही होगा। सुधांशु जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ तीसरा मोर्चा ही नहीं है सुधांशु जी, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 100 सीटें मिलेंगी, हमारे बगैर केंद्र में अगली सरकार नहीं बनेगी। और इतना ही नहीं, वाराणसी से अगर मोदी चुनाव लड़ते हैं तो उनके ऑपोजिट केजरीवाल को लड़ना चाहिए, ये उनकी पार्टी कह रही है उनसे। एक वो कहावत सुनी थी मैंने, छाछ बोले से बोले अब तो छलनी भी बोल रही है। मैं पहले तीसरे मोर्चे और आम आदमी पार्टी दोनों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। अभी मैं बड़े गौर से सुन रहा था कि आम आदमी पार्टी, वो तीसरे मोर्चे के बारे में कहा गया कि ये तीसरा मोर्चा नहीं प्रथम मोर्चा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। फिर मैं हिसाब लगाने लगा कि भाई ये तीसरा मोर्चा जो है ये लड़ेगा कितनी सीटों पे, तो पता लगा 200 सवा 200 सीटों से तो ज्यादा ये लड़ने वाला ही नहीं है। जो मोर्चा 200 सवा 200 सीटों पे लड़ने वाला है, अगर वो प्रथम पार्टी है हिंदुस्तान की राजनीति की, तो भैया इनको मुबारक हो, बहुत अच्छा है। अभी दूसरा आम आदमी पार्टी से सुना कि ये नई तरह की राजनीति करते हैं। मैं सोचने लगा हाँ भाई ये वाकई बहुत नई तरह की राजनीति करते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं मैंने चिट्ठी लिखी और मोदी ने जवाब नहीं दिया। हाँ। मैंने कहा केजरीवाल जी मैंने भी आपको चिट्ठी लिखी थी, आपने भी जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब नहीं दिया आपसे? और मैंने नहीं, सिर्फ होम मिनिस्ट्री ने लिखी, ईडी ने लिखी, आपसे आपके जो पैसे आए थे फोर्ड फाउंडेशन के, उसका जवाब सुधांशु जी मुझे ये बताइए, देखिए बाकी मेहमान भी हैं, मुझे ये बताइए सुधांशु जी, आप नहीं मानते कि तीसरा मोर्चा या फिर अरविंद केजरीवाल कोई चुनौती है मोदी के सामने, ये कहना चाहते हैं आप? मैंने आपसे कहा ना, आप अपने आप गिन लीजिए कितनी सीटों पे ये लड़ रहे हैं और केजरीवाल जी के दावों में क्या सार्थकता है। 2 लोकसभा, दिल्ली का भी सब इतनी गुणगान करते रहे, सुधांशु जी बखान करते। सुधांशु जी पिछले 3-4 बार के आम चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि 543 में से कांग्रेस और बीजेपी के पास मिलाकर 300 सवा 300 सीटें ही आती रही हैं। बाकी की 200, 210, 220 सीटें कथित रूप से ये जो गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस के जो पार्टियां हैं उनके हिस्से जाती रही हैं। तो एक बहुत बड़ा चंक है। और आपकी पार्टी भी पिछली बार 337 या कुछ इतनी सीटों पे लड़ी थी। आपको फिर ध्यान नहीं, मैं आपसे क्या कहा कि यहाँ तीसरा मोर्चा जो है, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस अलग है, और जो ये तथाकथित तीसरा मोर्चा है ये लड़ भी सिर्फ 200 सवा 200 सीटों पे रहे। नहीं, तृणमूल कांग्रेस अलग है तो क्या हुआ? जयललिता तो साथ है, थोड़ी तो यूपी से समाजवादी पार्टी तो है उसमें। फिर मोदी जी ने ये कहा क्यों? तो है। हाँ। फिर मोदी जी एक प्रयोग वाली बात क्यों कह रहे हैं कि साहब ये प्रयोग करना खतरनाक रहेगा? अखिलेश जी मुझे एक बात बताइए, तीसरे मोर्चे की तरफ से ये आवाज उठ रही है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, और कांग्रेस पार्टी भी जाहिर सी बात है आपके प्रतिद्वंदी है, आप यही चाहेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने। तो क्या एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि तीसरे मोर्चे की स्थिति इतनी अच्छी हो कि नरेंद्र मोदी को बाहर रखने के लिए कांग्रेस थर्ड फ्रंट को समर्थन दे?
मैंने आपसे पहले भी कहा कि यूपीए अलायंस थर्ड की गवर्नमेंट बनेगी। जहां तक रही बात भाजपा के मोदी जी की, स्वयं को चाय बेचने वाले का तगमा लेकर के गरीबों का अपने आप को रहनुमा दिखाने वाले एक रैली में औसतन 40 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। ये जो दावा इन लोगों करते हैं, 29 ट्रेनें, 5000 बसें, 15,000 फोर व्हीलर, इन सारे खर्चों को जोड़िए तो कम से कम 40 करोड़ रुपए आता है। और आदमी आया 1 लाख, 1.25 लाख आदमी भी नहीं आया। पूरे प्रदेश में वही लोग हर रैली में जाते हैं। इनकी 8वीं रैली थी, 90% वही लोग हर रैली में जाते हैं। हाँ। तो देखिए, ये दिखाने के लिए भले कुछ करते हो, लेकिन अंदर से इनको पता है कि इनकी क्षमता, इनकी पहुंच, इनकी पकड़ पब्लिक में या पब्लिक का रिस्पांस क्या, ये इनको पता है, इसलिए ये खौफजदा है। मैं सुधांशु जी, बात जो आप पार्टी है, ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी पार्टी है जो पॉलिटिकल चीटर है। पॉलिटिकल चीटर है। आप देखें, जब से जन्म लिए हैं तब से आज तक सिर्फ धोखा दिया है राजनीतिक बातों पे। कभी भी किसी भी आइडियोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन कभी अपनी किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किया, उसको जस्ट रिवर्स किया है। आम आदमी पार्टी कह रही है हमारे बगैर तो नहीं बनेगा, और आप उनको चीटर बता रहे हैं। आपने साथ दिया उनका दिल्ली में। ये हाँ, इसीलिए तो दिया कि और जनता को चुनाव में न जाना पड़े और ये पता लग जाए कि ये क्या है। देखा आपने, 49 दिनों में ही चले गए। सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इसको इस तरह से समझा जाए कि अगर पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां एनडीए में आकर मिलती हैं तो सब ठीक है, लेकिन अगर वही पार्टी तीसरे मोर्चे में जाकर मिलती है तो फिर मोदी के लिए चिंता का सबब हो जाता है। जयललिता आपके साथ मिलती तो ठीक था, तीसरे मोर्चे में चली गई तो आपके लिए परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। जी, प्रश्न ये हो रहा है कि एक स्थिर सरकार इस देश को मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो चिंतन है वो इस बात का है, ये थोड़ी कि कौन बनाता है। देखिए, प्रजातंत्र में कोई भी सरकार बनाए वो थोड़ी है, लेकिन सिर्फ जोड़ तोड़ करके, जैसे देवगौड़ा जी का एक्सपीरियंस हुआ था या गुजराल जी वाला जो हुआ था, उसको देख के ये लगता है कि यहाँ पे राष्ट्रीय दलों में जब सरकार बनती है तो उसकी स्थिरता होती है। और जो इस तरह के दल, जो गठबंधन जो है, ऑपर्चुनिस्टिक अलायंसेस जिनको मैं कहता हूं, जब उनके माध्यम से सरकार बनती है तो सरकारें चलती नहीं है, ना नीति होती है उनकी। अच्छा, प्रश्न दूसरा आ रहा है। मैं अभी कांग्रेस का भी सुन रहा था, ये सारा सुन रहा था। देखिए, इस समय राजनीति जो है वो नहीं, लेकिन दिक्कत क्या है? नहीं, सुधांशु जी, मेरी बात सुनिए, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, जब आपके साथ बाकी पार्टियां जुड़ी तो उस वक्त भी जब एनडीए की सरकार बनी तो बीजेपी का तो नहीं था ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, तो बाकी पार्टियों को आपको अकोमोडेट करना पड़ा। वही तीसरा मोर्चा भी कर सकता है, वही कोई भी सरकार कर सकती है देश हित में। तीसरा, नेहा जी, आपने पूरी बात नहीं सुनी मेरी। देखिए, यूपीए बना, मैंने उसके लिए कभी नहीं कहा ना। यूपीए में एक बड़ी पार्टी ने लीड करके और एक सरकार दी। ठीक है। जो संगठन, मैंने आपको अभी कहा, इनसे पूछिए ना, जो जने 220 सीट से ज्यादा लड़ नहीं रहे हैं, वो अगर सरकार बनाने की बात करते हैं या वो सरकार बनानी चाहिए, उसके बारे में हमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये कहना जो है राजनीति और प्रजातंत्र। राजीव जी से जवाब ले लेती हूँ इसका। राजीव जी, आप लोग 220 सीटों पर बमुश्किल शायद लड़े, 11 पार्टियां आके मिली हैं, हर पार्टी के नेता की प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश। आप देश के बारे में सोचेंगे या 9 पार्टी गलत नहीं, या अपनी ख्वाहिशों के बारे में? नहीं, आप तो कह रहे हैं कि वो मोर्चा ही नहीं बना पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल इस बात के लिए, पूरी तरह से इस बात के लिए कटिबद्ध संकल्पित है कि हम चुनाव के पहले कोई नेतृत्व देश पर नहीं थोपेंगे। देश की जनता के विवेक पर संदेह हमें नहीं करना चाहिए। जो निर्वाचित सांसद होंगे तो कह रही है कि मुलायम सिंह जी बनेंगे। आप ये बताइए, मुलायम सिंह कोई नेता हम थोपने नहीं जा रहे। और चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, नीतीश कुमार जी हो, जयललिता जी हो, वामपंथी मोर्चा के नेता हो, तमाम नेताओं के बीच में ये सहमति है कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ चुनाव में जाएंगे। नेतृत्व जनता तय करेगी और इसे हम ये कह सकते हैं कि जनता द्वारा निर्वाचित सांसद। ठीक है, अपनी तरफ से आप तीसरे मोर्चे के लिए स्थिति जो है वो बहुत साफ करके रख रहे हैं। यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, ये सवाल नहीं उठता कि अगर ये कहना कि एक मोर्चा सामने आ रहा है, उसके साथ नेता जुड़ रहे हैं, उसका प्रयोग जो है वो विफल हो सकता है या सफल नहीं होगा, ये जनता की इंटेलिजेंस का अपमान नहीं है?
देखिए जनता तो पहले भी, ये मेरा सवाल प्रेम शुक्ला जी से है, गठबंधन के नेता है और जो राजनीतिक दल है उनको अलग अलग इलाकों में जनता ने जनादेश दिया है, उसके नेतृत्व में आज तक एक भी स्थिर सरकार नहीं बनी है। ना मोरारजी देसाई की सरकार स्थिर रही, न चौधरी चरण सिंह की सरकार स्थित रही, न वीपी सिंह की सरकार स्थित रही, न चंद्रशेखर की सरकार स्थिर रही, न देवेगौड़ा की, न गुजराल की। जबकि कांग्रेस के नेतृत्व में और भाजपा के नेतृत्व में जब भी गठबंधन सरकारें बनी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। इसलिए मुझे लगता है कि देश की जनता जानती है बीजेपी कांग्रेस अगर ये बात कह रहे हैं तो वो इसीलिए कि आप लोग स्थिर विकल्प नहीं दे सकते। आपने अतीत में इस बात को प्रूव किया है कि आप स्थिर विकल्प नहीं दे सकते देश को। अयूब अंसारी साहब, मेरा सवाल आपसे, हमारी प्रदेश की तमाम स्थिर सरकारें रही हैं, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड है, 25 साल का। माननीय मुलायम सिंह जी और अब अखिलेश यादव जी की स्थिर सरकार है। हम केंद्र की बात देश में साहब आपका रिकॉर्ड नहीं अटक गया है, जबकि देश के अंदर हम सरकार बनाएंगे, जब देश में सरकार बनाएंगे तो हमारी स्थिर सरकार होगी और तीसरे मोर्चे की निश्चित सरकार होगी। प्रधानमंत्री तय करेंगे। अच्छा, आप तय करेंगे। बड़े लीडर हैं, माननीय मुलायम सिंह जी होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। यहाँ पे बड़े डिफरेंसेस हैं। आतिश जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने अब तक ये नहीं बताया आपकी पार्टी का रुख क्या होगा। 100 सीटें बहुत मायने रखती हैं। मैं तो एक्चुअली सुधांशु जी और जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं उनकी बात हमेशा की तरह एक जैसी निकल के आती है। स्थिर सरकार तो वो देते ही हैं, ये तो हमें स्पष्ट है, और वो स्थिरता कहाँ से आ रही है ये भी हमें पता है कि जब दोनों पार्टियां सरकार मुकेश अंबानी चला रहे हैं। नहीं, तो स्थिरता कहाँ से आ रही है इन दोनों सरकारों में? 100 सीटों वाली पार्टी का क्या रुख है? स्थिरता इन दोनों पार्टियों में मुकेश अंबानी की पैसे से आ रही है। तो आप हर मोर्चे पर बोलते हैं 100 सीटों वाली पार्टी कहाँ जाएगी, ये भी तो जाने जनता। देखिए, 100 सीटों वाली पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में शामिल है और हमारे सरकार का और कोई एजेंडा नहीं है। हम सिर्फ ऐसी सरकार बनाएंगे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। और कांग्रेस और बीजेपी ने आपने कहा आपके बिना सरकार नहीं, इसीलिए ये सवाल पूछा गया था, इसीलिए सवाल पूछा गया था। विजय, इस पूरी तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत संक्षेप में मुझे प्रोग्राम खत्म। देखिए, कुल मिलाकर कोई एक पार्टी की सरकार नहीं बन सकती, ये सब जानते हैं। गठबंधन का दौर है, ये गठबंधन भी स्थायी नहीं रहते। जैसे यूपीए 2 में भी गठबंधन में जो पहले प्री पोल अलायंस था या उसके बाद भी लोग शामिल हुए, वो भी सरक लिए। बाबूलाल मरांडी चले गए, डीएमके चली गई और उसके बाद ममता चली गई। तो मुझे लगता है कि मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि एक एक सीट की, एक एक पार्टी की, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको अपने साथ मिलाने की और एक एक सीट पर अपना कब्जा जमाने की एक लड़ाई है। इसीलिए शायद वो कहीं ना कहीं जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि स्थिर सरकार इस देश के लिए जरूरी है। अखिलेश जी, आपकी पार्टी क्यों कुछ नहीं कह रही तीसरे मोर्चे को लेकर? नहीं, तीसरा मोर्चा हर चुनाव के पहले बनता रहा, इस बार भी बन रहा है और हम लोगों ने, सबने, इस देश ने उसका हश्र भी देखा है। ठीक है, वो एक इंस्पायर्ड प्राइम मिनिस्टरों का क्लब है, अच्छा है, बनना चाहिए। लोगों को राजनीति में अपने अपने निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन जो व्यक्ति दम्भ के साथ जो पार्टी ये बोलती थी कि जनादेश दिख गया है, हवा चल रही है, स्पष्ट बहुमत मिलना है और एक टाइम बाउंड है कि बस मोदी को पीएम की ओथ लेनी है, वो क्यों घबराए हुए हैं? क्योंकि यथार्थ दिख रहा है, वो मटीरियल ही नहीं है ना, वो पार्टी और मटीरियल है कि देश की जनता उन्हें जनादेश दे सके। आपने ये संकेत भी दिया कि अगर कोई घबराया हुआ है तो उसको पूरा गेम से बाहर करने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है? आपने बोला कि थर्ड फ्रंट पहले भी सत्ता में आई है और उसमें कांग्रेस ने भी अपना योगदान दिया है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।